हेलो स्टूडेंट्स, कृषि विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग पहले पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज, जिसके अंदर हमारी पिछली कई क्लासें हो गई। और आज कल जैसे हमने पढ़ा कि मृदा संरक्षण की जो विभिन्न विधियां हैं वो दो प्रकार की है, एक जैविक विधि, दूसरी यांत्रिक विधि। मैंने आप लोगों को कल जैविक विधि के बारे में थोड़ा सामान्य जानकारी दी थी कि जैविक विधियां मृदा संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण विधि है, जिसे तीन भागों में बांटा गया है: सस्य संबंधी विधियां, घास संबंधी उपाय और तीसरा वृक्षारोपण। जो सस्य संबंधी विधियां हैं उसमें 5 विधियां काम में ली गई है। पहला समोच्च कृषि, दूसरा भू परिष्करण, तीसरा पलवार, चौथा फसल चक्र और पांचवा पट्टियों में फसल बोना। जैसे कि मैंने आपको कल समोच्च कृषि के अंदर समझाया था कि जो ढाल वाली जमीन होती है वहां पर ढाल के अनुरूप या ढाल की दिशा में खेती ना करके ढाल की विपरीत दिशा में खेती की जाती है और वहां पर समान ऊंचाई पर रेखाएं खींची जाती है और उस रेखा को क्या कहा गया है? कंटूर कहा गया है। क्या कहा गया है? कंटूर। ये रेखाएं क्यों खींची गई है? जैसे मान लो ये ढाल वाला खेत है, अब इस दिशा में खेती नहीं होगी, ऐसे खेती की जाएगी, विपरीत दिशा में इधर से बुआई की जाएगी और यहाँ पर खाई सी खोद बनाई जाएगी, ये पाल बनाई जाएगी, मेड़ बनाई जाएगी, जिसे क्या बोला गया है? कंटूर। इससे क्या होगा? जो पानी बहता हुआ आएगा वो इसके पास रुकेगा, पानी गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फिर जैसे ही ये पानी से बढ़ जाएगा तो आगे बढ़ेगा और पानी को आगे रोकेगा। इस प्रकार से कंटूर बनाए जाते हैं ताकि पानी की गति क्या हो? धीमी हो और मृदा का क्षरण क्या हो? कम से कम हो। तो ये एक सस्य संबंधी विधि में समोच्च कृषि है। जितनी अधिक ढाल होगी, जितनी अधिक ढाल होगी, कंटूर जो है उनके मध्य की दूरी जो है, जितनी अधिक ढाल होगी कंटूर के मध्य की दूरी क्या होगी? कम, मतलब अधिक कंटूर बनाए जाएंगे। अगर ढाल कम है तो कंटूरों के बीच की दूरी भी क्या होगी? ज्यादा। ये है समोच्च कृषि, जो मृदा संरक्षण के लिए क्या है? उपयोगी है। अगला जो भू परिष्करण, भू परिष्करण के लिए हम जो भी विधियां, जो भी औजार काम में लेते हैं, हमें वो मृदा की संरचना के लिए ठीक रहे उस हिसाब से हमें काम में लेने चाहिए ताकि मृदा की संरचना क्या हो? ठीक हो। जैसे जो बारानी मृदा है उसकी जुताई जो की जाती है वो ज्यादा गहराई तक करनी चाहिए ताकि जो खरपतवार है वो नष्ट हो जाए, जमीन खुल जाए। जमीन खुलने से क्या होगा? मृदा जो है पानी को ज्यादा क्या करेगी? अवशोषित करेगी। वो पानी को ज्यादा अवशोषित करने के बहाव, पानी की इससे क्या होगा? पानी का बहाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और मृदा क्षरण क्या होगा? कम होगा। आगे पलवार। आमतौर पर हम देखते हैं कि खेतों में जो आपके जो पेड़ पौधे पुराने डंठल वगैरह है, झाड़ियां वगैरह खेतों में बिखेर देते हैं। इससे क्या होता है कि पानी की बौछारें जो जमीन पर गिरेगी तो सीधी मृदा पर न गिरेगी और उन डंठलों पे गिरेगी, जिस वजह से क्या होगा? मृदा का क्षरण, मृदा के कण कम बिखरेंगे। और अगर पानी बह रहा है तो इन डंठलों की जो पत्तियां वगैरह, जो तने वगैरह हैं वो पड़े रहेंगे तो पानी की बहाव को वो क्या करेंगे? कम करेंगे। इसके अलावा हवा का जो क्षरण है, हवा द्वारा जो मिट्टी उड़ती है उसको भी पलवार के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? उस क्षरण को रोक सकते हैं। फसल चक्र के सिद्धांत में यह अपनाया गया है कि दलहनी और घास की जो फसलें हैं उन्हें बीच बीच में बोया जाए। दलहन की फसल तो क्यों बोते हैं? ताकि भूमि की मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहे। और घास को क्यों? ताकि घास की जड़ें जो है वो मृदा के कणों को जकड़े रखती है, पकड़े रखती है और मृदा का क्षरण क्या होता है? कम। अगली है पट्टियों में फसल बोना। जो ढलान नुमा जो खेत होते हैं वहां पर फसलों के बीच में घास की पट्टियां भी बोई जाती है। ये घास की पट्टियां क्या करती है कि पानी के बहाव को क्या करती है? रोकती है। वो मृदा का क्षरण क्या होता है? कम। ये है सस्य संबंधी 5 विधियां। हम पहले सस्य संबंधी 5 विधियों का वर्णन करते हैं। आप अपनी नोटबुक में सस्य संबंधी विधियों की हेडिंग लगाएं और 1 नंबर हेडिंग लिखें समोच्च खेती या समोच्च कृषि। समोच्च कृषि या खेती। इसमें लिखें समान ऊंचाई की भूमि पर बनी रेखा को कंटूर कहते हैं।
समान ऊंचाई की भूमि में बनी रेखा को कंटूर कहते हैं। समस्त कृषि कार्य समस्त कृषि कार्य व फसलों की बुआई ढाल के विपरीत की जाती है। आगे क्या लिखोगे? अगर ढाल अधिक है तो कंटूर के मध्य की दूरी कम तथा ढाल कम है तो कंटूर के मध्य की दूरी अधिक होती है। अगर भूमि पर ढाल ज्यादा है तो कंटूर के मध्य की दूरी कम होगी, मतलब कंटूर ज्यादा संख्या में होंगे। और अगर ज्यादा संख्या, क्योंकि ढाल ज्यादा होगी तो पानी जो है वो तेज गति से बहेगा, इसलिए उस पानी के बहाव को कम करने के लिए हमें कंटूर ज्यादा बनाने पड़ेंगे। उनके बीच की दूरी क्या करनी पड़ेगी? ज्यादा बनानी पड़ेगी। और अगर ढाल कम है तो कंटूर के मध्य की दूरी क्या होती है? अधिक होती है। इससे क्या होगा? ढालू भूमि पर कंटूर बनाने से पानी रुक रुक कर आगे बहता है तथा मृदा पानी का अवशोषण कर देती है। अतः मृदा क्षरण कम होगा। ये आपके समोच्च खेती के संबंध में जानकारी है। अगला जो है सस्य विधि वो है भू परिष्करण। भू परिष्करण में लिखो भू परिष्करण की सही विधियां एवं औजार काम में लेने से मृदा की संरचना ठीक हो जाती है। मृदा की जो संरचना है उसके कणाकार है, रंध्रावकाश है, वो उसमें क्या होती है? कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है और वो सही तरीके से रहती है। आगे इसमें लिखे बारानी क्षेत्रों में, उदाहरण दिया है इसने, जैसे बारानी क्षेत्रों में गहरी जुताई करनी चाहिए ताकि खरपतवार नष्ट हो जाए और मृदा पानी का अधिक अवशोषण कर सके। इससे भी मृदा क्षरण कम होगा। तो ये सस्य विधियों की दो विधियां हैं। आगे देखो सस्य संबंधी उपाय में अगली जो विधि है वो है पलवार। तो 3 नंबर हेडिंग लगाए पलवार। इसमें देखो जैसे मैंने आपको समझाया, लिखे खेत को घास व पौधों के
डंठलों से ढककर मृदा क्षरण को कम किया जा सकता है या रोका जा सकता है। हम लोग देखते हैं आज भी कई लोग करते हैं जो खेत में खेजड़ों की सूखी लकड़ियां जो है या आपके जिसे मारवाड़ी छलनियां बोलते हैं या फिर आपके जो तिल है, तिल के जो सूखे जो डंठल हैं तने सहित उन्हें क्या करते हैं खेत में चारों तरफ बिखेर दिया जाता है। उससे क्या होता है कि हवा द्वारा मृदा जो हो रहा है वो जो जल द्वारा मृदा का जो क्षरण हो रहा है उसे हम कम कर सकते हैं, उसे हमें रोक सकते हैं। तो खेत को घास व पौधों की डंठलों से ढककर मृदा क्षरण को कम किया जा सकता है। पलवार इसे इस क्रिया को क्या कहा गया है? पलवार कहा गया है। ये जो खेत में इनके बिखेरने की जो क्रिया है उसे क्या कहा गया है? पलवार कहा गया है। पलवार वर्षा की, आगे देखो, पलवार वर्षा की बूंदों को सीधे मृदा पर गिरने से रोकते हैं। भाई ये डंठल बिखरे रहेंगे तो पानी की जो बूंदें गिरेगी वो इन पलवार पर गिरेगी, मृदा पर सीधी नहीं पड़ेगी। गिरने से रोकते हैं, उसको क्या करते हैं? कम करते हैं। तथा जड़ें, तना व पत्तियां बहते हुए पानी को रोकती है या पानी के बहाव को कम करती है। इससे मृदा क्षरण क्या होगा? कम होगा। यह है पलवार। चौथी, अगर सस्य संबंधी विधियों की बात करें तो चौथी विधि है फसल चक्र। चौथी विधि कौन सी है? फसल चक्र। फसल चक्र में लिखो मृदा संरक्षण के लिए अपनाई गई विधियों में फसल चक्र में इस सिद्धांत को अपनाया गया है कि फसल चक्र में इस सिद्धांत को अपनाया गया है कि अधिकाधिक समय तक अपनाया गया है कि अधिकाधिक समय तक घास एवं दलहनी फसलों के मिश्रण से घास एवं दलहनी फसलों के मिश्रण से मृदा क्षरण को कम किया जा सकता है। मृदा क्षरण को कम किया जा सकता है। अगली जो पांचवी सस्य संबंधी जो विधियां हैं उसमें पट्टियों में फसल बोना। पट्टियों में फसल बोना। इसमें देखो, इसमें लिखो उगाई गई फसलों के मध्य सस्य संबंधी विधियों में जो पांचवी है पट्टियों में फसल बोना, इसमें उगाई गई फसलों के मध्य घास की पट्टियां बोने से, घास की पट्टियां बोने से मृदा संरक्षण में मदद मिलती है।
सीधी सी बात है, आप लोगों में बता चुका हूं, आप लोग भी जानते हैं। घास जो होती है उसकी जड़ें जो होती है ये जमीन जो मृदा है उसके कणों को जकड़े रखती है, पकड़े रखती है। तो मृदा संरक्षण में सहायता मिली कि नहीं मिली? तो उगाई गई फसलों के मध्य घास की पट्टियां बोने से मृदा संरक्षण में सहायता या मदद मिलती है। फसल चक्र में उगाई गई फसलों के मध्य घास बोने की क्रिया को ले फार्मिंग कहते हैं। घास बोने की क्रिया को इन्होंने इसको लिखेंगे ले फार्मिंग कहते हैं। फसल चक्र का जो फसलें हम उगाई जा रही है तो फसलों के मध्य घास को उगाने की क्रिया, घास को बोने की जो क्रिया है उसे क्या कहा जाएगा? ले फार्मिंग कहा जाएगा। यह विधि मृदा व जल के संरक्षण में सहायक है। मृदा का संरक्षण भी किया जा सकता है और जल का संरक्षण भी किया जा सकता है। यह है पट्टियों में फसल बोना। तो सस्य संबंधी विधियां हो गई। अगली जो हमारी जो विधि है, देखो ये यहां पर थोड़ी गड़बड़ हो गई। ये जो पट्टियों में फसल बोना ये है घास संबंधी उपाय। किसका है? घास संबंधी उपाय। ये सारी जो बात है घास संबंधी उपाय में, ये बीच में मैं भूल गया था पट्टियों में फसल बोने वाला दो और बता दी थी। तो पट्टियों में फसल बोने वाला देखो फिर से इसमें देखो, पट्टियों में फसल बोना, इसमें देखो इस प्रणाली में या इस विधि में ढाल के विपरीत समानांतर पट्टियों में भू संरक्षण, मतलब इस प्रणाली ढाल के विपरीत समानांतर पट्टियों में भू संरक्षण अवरोधी, भू संरक्षण अवरोधी जो पट्टियां हैं, उगने वाली जो फसलें हैं, भू संरक्षण अवरोधी व निराई गुड़ाई वाली फसलें बोई जाती है। फसलें बोई जाती है। जो अब लास्ट जो है जैविक विधियों में वो है वृक्षारोपण। सब लोग जानते हैं जितने अधिक पेड़ पौधे होंगे मृदा संरक्षण उतना ही ज्यादा होगा। जितने अधिक पेड़ पौधे होंगे मृदा संरक्षण उतना ही ज्यादा होगा। आज की कक्षा में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। आगे की क्लास के लिए आप बीआरएम स्कूल के ऑनलाइन चैनल से बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।